+2 केमिस्ट्री की जो सेकेंड यूनिट है सॉल्यूशन, इसको हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। बात आती है कि वैसे तो आपने सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर भी हम एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो उससे बनता है सॉल्यूशन। अब सोल्यूट किसको बोलते हैं? जिस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्ट या जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है, मतलब जो पार्टिकल्स या जो सब्सटेंस या सॉल्यूशन का जो पार्ट कम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सोल्यूट। एंड द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो इनसे बनता है सॉल्यूशन। मेनली हम इस यूनिट में ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जहां सोल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, है ना, और जहां सोल्यूट के जो पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत स्मॉल हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और जितने भी सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे यहाँ वो सारे होमोजीनस बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? आपने मिक्सर के बारे में पढ़ा होगा। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं? मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट एंड सोलवेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब एक जैसा फेज अगर वो बनाते हैं दोनों, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे मान ले कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो भी शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो भी मतलब लिक्विड है, वाटर है, वो सारे मिक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर नीचे का जो टेस्ट है वो अलग आएगा, ऊपर से हम सिप लेंगे तो अलग टेस्ट आएगा। तो सभी तरफ से उसका जो टेस्ट होता है वो बराबर होता है। या जैसे वाटर के अंदर अगर हम साल्ट डिजोल्व कर दें तो उसका जो टेस्ट रहेगा वो भी सभी वो मतलब हर एक पार्ट में एक जैसा रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिस सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, जिस सॉल्यूशन में कितने हो? सिर्फ दो ही कंपोनेंट, मतलब एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, मतलब एक सोल्यूट एक सोलवेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम इस चैप्टर में जो सॉल्यूशन के बारे में मेनली हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक हैं हम सबसे पहले उनको एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेन जो टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के वो रहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब जिसके बारे में आप +1 में फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर भी वो जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है, मतलब उसका जो मेन रोल है। तो इसलिए हम उससे कंसंट्रेशन टर्म्स को भी हम पढ़ेंगे यहाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी के बारे में, और सोल्यूबिलिटी में एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। तो उस हेनरी लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी सॉल्यूशन को हम बॉयल करते हैं तो जो वेपर्स बनते हैं, जो प्रेशर है, उनसे रिलेटेड जो लॉ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं राउट्स लॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चारों कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं वो जब हम टॉपिक करेंगे तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इनको। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वेंट होप फैक्टर, मतलब जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम जो मेन टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के अंदर वो रहेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, सोल्यूबिलिटी, हेनरी लॉ, वेपर प्रेशर जिसमें हम राउट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि 4 हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये इस चैप्टर में मेन टॉपिक रहेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हमने +1 में भी डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होती हैं आपको याद दिला दे थोड़ा सा। जो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी हमने पढ़ी थी, मोल कॉन्सेप्ट इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में +1 में, तो वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी। अब यहाँ हम और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, उनको कैटेगराइज करते हैं। अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। जो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं,
तो उनको टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हम बोलते हैं। और जो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब जो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वो जो टर्म्स होती हैं उनको हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हम बोलते हैं। अब ये जो टर्म्स है मेनली, अब कैसे पता लगेगा कि कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम यूज होता है, मतलब उसके फॉर्मूले में कहीं भी अगर वॉल्यूम का यूज होता है तो इसका मतलब वो जो टर्म होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। लेकिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में मास का यूज होता है, या हम इसको वेट भी हम बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में अपना जो मास और वेट है वो एक ही टर्म होती है, लेकिन फिजिक्स में अलग अलग होता है ये। लेकिन हम मास और वेट केमिस्ट्री में सेम ही टर्म के लिए हम यूज करते हैं। मास और वेट किसी भी सब्सटेंस का एक जैसा ही रहता है। तो जहां भी मास का हम यूज करते हैं जिस कंसंट्रेशन टर्म्स में, वो सारी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मास जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। तो सबसे पहले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब जिसमें वॉल्यूम यूज होता है। तो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो है परसेंटेज। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब जिसमें सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का ही वॉल्यूम यूज होता है। तो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी तरीके से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यहां भी वॉल्यूम यूज हुआ है ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो कंसंट्रेशन जो परसेंटेज की दो टर्म्स हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट में, एक टर्म हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। इसके बाद मोलरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ, जिसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं पार्ट्स पर मिलियन, ये भी मेनली 3 टाइप की होती हैं। जो 2 पार्ट है वो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट में डिस्कस करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। और इसके बाद जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगी वो होगी फॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। इसके बाद जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज में 2 हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जो वेट बाय वेट है, जहां दोनों जगह ही वेट या हम ये कह सकते हैं मास यूज हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इसके बाद सेकंड जो टर्म हम पढ़ेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। इसके बाद इसके नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलिलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, या मास बाय मास भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे, जिनको हम +1 में भी डिस्कस फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए हम यहाँ भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। अब बात आती है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये तो अलग अलग हम पढ़ेंगे। अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को आपस में इंटरचेंज करना हो, मतलब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लिया मोलरिटी, इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, मोलरिटी गिवन है मोल फ्रैक्शन निकालना है, या नॉर्मेलिटी गिवन है मोलरिटी निकालनी है, तो उसमें एक जो मेन टर्म यूज होती है वो होती है डेंसिटी। वो क्या यूज होती है? डेंसिटी। मतलब जब भी आपको इन कंसंट्रेशन टर्म्स की इंटरचेंज की मतलब जरूरत होगी या इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो जो मेन टर्म जिसका यूज होगा वो होगा डेंसिटी। कब? जब टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में या इनको टेम्परेचर डिपेंडेंट में आपस में कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी का यूज होगा मेनली। लेकिन जब हम इनको आपस में इंटरचेंज करना हो, जैसे मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में कन्वर्ट करना हो या मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो, तो हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है
उनको आपस में इंटरचेंज करना है। जैसे स्ट्रेंथ से मोलरिटी कैलकुलेट करनी है या आपस में और किसी को इंटरचेंज करना है, तो उसके लिए हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डेंसिटी की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब इन कंसंट्रेशन टर्म्स को टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना हो, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट करना हो, तो हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो बात रही कि फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में वो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। इसके बाद हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है टेम्परेचर डिपेंडेंट में, वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, या सेकंड जो टर्म्स इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब अगर हम इसको परसेंटेज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कोई भी सब्सटेंस कितना है तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। तो जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है इसको कैसे हम लिख सकते हैं? इट इज द वॉल्यूम ऑफ solute, volume of solute in ml divided by volume of solution, ये भी रहेगा ml में, इनटू परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम करेंगे इनटू 100। मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में हम लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हम ml में हम यूज करेंगे, इनटू 100। मतलब आउट ऑफ 100 हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसी तरीके से इनटू 100 जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सॉल्यूशन के जो पार्ट्स होंगे वो 100, मतलब टोटल सॉल्यूशन में से सोल्यूट का कितना वॉल्यूम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज हम बोलते हैं। लेकिन मान लिया कई बार भी जो सॉल्यूशन या सोल्यूट जो उनका जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है और कभी हमें मानना पड़ जाए जब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो वॉल्यूम, तो जब भी हमें कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो और हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानना पड़ जाए तो हम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम मानेंगे वो हम मानेंगे 100 ml। मतलब जब भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वहां हमें कभी किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानना पड़ जाए, जब परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो वहां सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हम मानेंगे वो कितना मानेंगे? 100 ml। तो इस तरीके से हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भी अब डिफाइन करना बिल्कुल ही आसान है। मतलब जो वेट जो होता है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। मतलब परसेंटेज वेट जो ऊपर हम टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सोल्यूट के लिए, और जो नीचे टर्म हम यूज करते हैं वो हमेशा हम यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। कुछ एक आधे एक्सेप्शनल केस हैं उनको छोड़ के, जैसे मोलैलिटी हम एक पढ़ेंगे जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, वहां हम यहाँ सोलवेंट यूज करते हैं डिनोमिनेटर में, और जो ऊपर जो हम टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सोल्यूट के लिए, और नीचे जो टर्म यूज करते हैं मेनली हम सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल जहाँ केस है जैसे मोलैलिटी है वहां हम सोलवेंट का भी यूज करते हैं। तो ऊपर जो भी टर्म होगी वहां सोल्यूट होगा, नीचे होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो वहां W वेट है तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। तो इस तरीके से हम इसके केस में भी अगर हमें कभी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानना पड़ जाए तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हम कितना मानेंगे, कितना लेट करेंगे? 100
ml। तो इस तरीके से हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम फॉर्मूला भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं भी। इसको हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, या हम कह सकते हैं सोल्यूट के लिए होते हैं ऊपर जो टर्म है वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी होगा ml में और इनटू 100। और सोल्यूट के लिए जब भी हम यूज करते हैं कोई भी जो टर्म है उसके लिए, जब भी यहां हम लिख लेते हैं, बार बार ये यूज होगी, जब भी कोई भी टर्म सोलवेंट के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए हम ए से डिनोट करेंगे, और जब भी कोई भी सोल्यूट के लिए टर्म हम यूज करेंगे वहां हम यूज करेंगे 1 और 2 भी यूज कर सकते हैं, ए और बी भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग जाए, कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है तो वॉल्यूम ऑफ बी, बी किसके लिए है, सोल्यूट के लिए, किसमें है, ml में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ml में होगा, इनटू 100। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट के लिए, वेट ऑफ सोल्यूट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी हम यूज करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा ग्राम में और ये होगा मिलीलीटर में, इनटू 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम हम कैलकुलेट कैसे करें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप प्लस वन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो, हम फिर पढ़ लेते हैं, उसको रिवाइज हो जाएगा आपका। मोलेरिटी, मोलेरिटी। अब मोलेरिटी क्या होती है, थर्ड जो कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलेरिटी। अब मोलेरिटी हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले एक बार हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि मोलेरिटी क्या होती है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेरिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मोलेरिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर। नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं, और सोल्यूट के लिए अभी हमने बताया था तो उसके लिए बी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में हम यूज करेंगे, लीटर में हम यूज करेंगे। अगर मान लिया किसी भी आपको न्यूमेरिकल के अंदर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हो तो वॉल्यूम को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये गिवन है मिलीलीटर में तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हम लीटर में दे रखा है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, और अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अगर मिलीलीटर में गिवन है तो उसकी जगह हमें उसको मिलीलीटर को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो मोलेरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, NB, जो NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इनको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
मतलब जो भी सोल्यूट गिवन है आपको, उस सोल्यूट का गिवन मास, मतलब जो स्टेटमेंट में गिवन है वो डिवाइडेड बाय उस सोल्यूट का मोलर मास कितना है। अगर उससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो गिवन मास इसको हम डिनोट करते हैं W से, जिसको हम वेट भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम, और किसके लिए यूज हुआ है, सोल्यूट के लिए, तो WB डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास है, उसको हम M से डिनोट करते हैं। M किसके लिए, ये भी सोल्यूट के लिए है, तो MB। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने हो तो WB बाय MB। तो जो मोलरिटी है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मोलरिटी हो जाएगी NB जो है वो किसके बराबर होगा, WB बाय MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब अगर ml में गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं WB बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 1000, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो इस तरीके से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर लीटर में गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर मिलीलीटर में गिवन है सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से मोलरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से अगर हम एक जो सबसे मेन बात देखें कि अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर आपको भी मोलरिटी गिवन है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, वॉल्यूम आपको पता है, तो वहां वेट ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वेट ऑफ सोल्यूट जिसको बोलते हैं WB, तो ये हमें कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोलरिटी। अकेला जो कैपिटल हम यूज करते हैं वो मोलरिटी के लिए यूज करते हैं, इंटू MB, ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से हम वेट ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट करना चाहें तो इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट इसमें हम कर सकते हैं। तो ये बात हुई मोलरिटी की। अब मोलरिटी की अगर हम बात करें कि यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी जो यूनिट्स है वो हम लिख सकते हैं, इसकी जो यूनिट होगी मोल पर लीटर। मोल मतलब सोल्यूट के क्या है, मोल है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, और कितने में है, पर लीटर में, 1 लीटर में। तो इसका मतलब मोल पर लीटर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो ये होगी इसकी यूनिट। या इसके लिए हम एक जो कई स्टेटमेंट आपको वहां सिंपली मोलर भी लिखा मिलता है, या कैपिटल M जिसके लिए हम यूज करते हैं, तो मोलर भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मेनली जो अच्छे तरीके से हम लिखें तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो यूनिट जो होगी मोलरिटी की वो होगी मोल पर लीटर। एक बार दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मोलरिटी क्या होगी। तो मोलरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से करते हैं। जैसी डेफिनेशन है उससे फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हम यूज करते हैं N, सोल्यूट के लिए हम यूज करते हैं B, तो NB हम लिखते हैं। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसी तरीके से अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ml में गिवन है, मिलीलीटर में गिवन है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। और अगर मिलीलीटर में गिवन नहीं है, लीटर में गिवन है, तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और रही बात NB हम कैसे यूज करें, वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का गिवन है, ml में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में तो एज इट इज लिख देंगे। लेकिन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं तो ये कैसे करेंगे, तो जो भी सोल्यूट है उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास। मतलब गिवन मास जो स्टेटमेंट में गिवन होगा, और मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं भी जो भी उसके अंदर, जैसे मान लिया HCl है तो H और Cl का जोड़ देंगे, और कोई अगर NaCl है तो Na और Cl का जोड़ देंगे, उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो NB निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास को हम W से मतलब वेट भी बोलते हैं, इसको किसका है, सोल्यूट का गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास को हम M से डिनोट करते हैं, तो MB। तो MB को हम लिख सकते हैं WB बाय MB। और यहां से मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसके लिए NB की जगह हम ये रख सकते हैं WB बाय MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में गिवन है तो NB की जगह हम लिख सकते हैं WB बाय MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 से हमें डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा मोलरिटी के लिए फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट में मोलरिटी निकालने के लिए ना गए, आपको वॉल्यूम गिवन हो, MB गिवन हो, मोलरिटी गिवन हो और वेट ऑफ सोल्यूट निकालना हो,
तो उसके लिए वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने मोलरिटी है। मोलरिटी गिवन है आपको, मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से हम वेट ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी, और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसके कई स्टेटमेंट में अगर लिखा हो मोलर तो इसका मतलब वो मोलरिटी ही गिवन है। तो ये हुई बात मोलरिटी की, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलती जुलती जो टर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है स्ट्रेंथ। तो चलिए स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है स्ट्रेंथ में और मोलरिटी के अंदर। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। और मोलरिटी में क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब इस मास के क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर हैं तो उसको हम बोलते हैं मोलरिटी। और मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम कैपिटल एस से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब वॉल्यूम जो होगा लीटर में ही होगा, लेकिन सोल्यूट का जो मास है वो हम किस में लेंगे, ग्राम में हम लेंगे। वह मतलब जैसे हमने वहां यूज किया था, जो सोल्यूट का जो मास है उसको हम ग्राम में लिखेंगे, वहां नंबर ऑफ मोल्स यूज हुए थे, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वहां भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हुआ था। तो इसके लिए मास ऑफ सोल्यूट मतलब जो गिवन मास है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर मास होता तो उसको एम से डिनोट करते हैं, ये गिवन मास है तो इसको हम लिख सकते हैं गिवन मास या वेट, एक ही बात है मास या वेट। तो वेट ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होगी, वेट ऑफ ए सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद भी हमने बताया कि जो स्ट्रेंथ और मोलरिटी है एक दूसरे से मतलब मिलती जुलती हैं। तो अब इन दोनों में रिलेशनशिप भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर लीटर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं स्ट्रेंथ को, जो किसकी यूनिट होगी। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट जो अपना छोटा सा ही टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलरिटी और स्ट्रेंथ एक दूसरे से किस प्रकार इंटर रिलेटेड हैं या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हमने, जैसे हमने किया था पहले, मोलरिटी है तो मोलरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो ये मोलरिटी थी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये थी मोलरिटी। अब यहां से ये जो टर्म है WB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, WB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। मतलब ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ। तो जो मोलरिटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ
डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो किसके बराबर आ जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। यहां से हम स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, मोलरिटी इसके बराबर होगी तो स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू MB, मतलब मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो इस तरीके से अगर आपको मोलरिटी गिवन हो और सोल्यूट का मोलिकुलर मास आपको पता हो तो वहां से आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड ए स्ट्रेंथ। तो ये बात हुई आपकी स्ट्रेंथ की, और इससे पहले जो हमने पढ़ा मोलरिटी, वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और एग्जाम में अगर आपको मोलरिटी गिवन हो, आपको स्ट्रेंथ निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ गिवन हो, आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म हम 4 पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक बार इन कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लें, पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो इन टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे और कुछ कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप